अब हम लोग बात करते हैं कि जैव संसाधन क्या होते हैं। इसी बायोडाइवर्सिटी का एक अभिन्न हिस्सा है जैव संसाधन। जैव संसाधन में होता क्या है, उसमें अगर हम समझें तो खाद्य, रेशे, औषधियाँ, ईंधन की लकड़ी, सजावटी पौधे, जानवर शामिल होते हैं। अधिकांश जो हमारे सजीव जीवों का जो प्राथमिक उत्पाद होता है, प्रधानतः पौधे पर ही निर्भर होता है। और प्राचीन काल से ही अगर हम कहें तो मानव 5000 पादप स्पीशीजों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करता आ रहा है। अब आज 20 से भी कम स्पीसीज विश्व की अधिकांश जनसंख्या को भोजन उत्पन्न कर रही हैं। यानी हम अगर बात करें तो 20 ऐसी जात प्रजातियां हैं जिनसे इंसान को भोजन मिलता है। और प्राचीन काल से हम 5000 पादप स्पीशीजों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं वो खत्म हो ही रहा है। अच्छा, अब इसमें हम कह सकते हैं कि केवल 3 या 4 कार्बोहाइड्रेट्स जो फसलें हैं वो अधिकांश लोगों का प्रमुख आहार हैं। हमारे दिन पर दिन के इस्तेमाल के लिए रेशे उत्पन्न करने के अलावा पौधों के अनेक हमारे स्पीशीज़ों को सजावटी और उद्यान पौधों के रूप में अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। और इसलिए इनके नई नई संकर एवं विभेद विकसित किए जा रहे हैं ताकि इनको कैसे बचाया जा सके। अब जैव विविधता के संरक्षण और नए जैव संसाधनों की खोज के बीच एक बहुत स्पष्ट संबंध है। अगर हम कुछ पादप स्पीसीज जिनकी आज खेती की जाती है, जो बहुत शोध और वर्णनात्मक प्रजनन के बाद ही विकसित किया जा सकता है, जिन्हें आज जो अनेक खाद्य फसलें कम उपयोग में लाई जाती हैं वे भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ये बात ध्यान देने वाली है कि जो आज बहुत कम जो खाद्य फसलें कम उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे कि सावा, कोदो, बाजरा, जो मोटे फसल होते हैं जिनका आज कम उपयोग होता है, वो भविष्य में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैव विविधता के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण लाभ ये है जिसे हमको जानना चाहिए कि वन्य पादप जो जीन पूल होता है, जीन पूल जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से डेवलप करते हैं, यानी अभी चर्चा किया गया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन पूल का होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो वन्य पादप का जो जीन पूल होता है उसका परीक्षण होता है, परिरक्षण होता है, और इस पूल को स्थापित खाद्य फसलों को रोगों के लिए अवरोध प्रदान करने, उत्पादकता को बेहतर बनाने और अनुकूल पर्यावरण परिस्थितियों के लिए सहनशीलता प्रदान करने के लिए उनके संकरीय जीनी आधार में वृद्धि करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इन जीनी संसाधनों के लघु और दीर्घकालिक महत्व बहुत अधिक होते हैं। कृषि और वन वर्धन के अधिकांश सुधार इनके परीक्षण पर ही निर्भर है। प्राकृतिक आवासों के जीन पूल का महत्व आने वाले समय में और भी अधिक बढ़ेगा क्योंकि शेष बचे प्राकृतिक आवास अब कम होते जा रहे हैं। जैव विविधता संरक्षण स्वस्थानीय जीन बैंकों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जीन बैंक का भी पहल हो रहा है और कई देशों में जीन बैंक बनाए गए हैं। जीन में अलग अलग स्पीसीज को जीन को रखा जाता है, सुरक्षित किया जाता है ताकि उनको बचाया जा सके। जीन का प्रबंधन दक्षतापूर्ण, यानी जो जीन बैंक बनता है उसकी जो इफिशियंसी है उसको बनाए रखना बेहद आवश्यक है। जैव विविधता का जो संरक्षण है वो प्रभावी जैविक नियंत्रण जीवों का पता लगाने के लिए और इस स्पीसीजों के रोग अवरोधी प्रजनन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत देश के अंदर जो औषधि गुण वाले पौधे होते हैं उनको बहुत लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। चिकित्सा का परंपरागत तंत्र जिसमें उपचार के लिए पौधों से प्राप्त अर्कों को निर्धारित किया जाता था। ऋग्वेद के काल जिसे हम 4500 से 1600 बीसी का समय था से ही चलन में है। जड़ी बूटियों से बनी औषधियों की जो चिकित्सा क्षमता की जानकारी और उपयोग से आयुर्वेद का जो विकास हुआ है। आयुर्वेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जीवन का विज्ञान। भारतवर्ष में चिकित्सा महत्व की लगभग 7500 पादप स्पीशीजों का ब्यौरा मिलता है। अगर हम भारत में चिकित्सा की बात करें तो 7500 प्रजातियों का ब्यौरा मिलता है, जिनमें से 1200 जो प्रजातियां हैं, जो स्पीसीज हैं, वो दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। जैसा कि हमने पहले कहा कि
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट घाट जो है वो जैव विविधता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और वहाँ सबसे अधिक पाई जाती है। इसके साथ ही एक जो हम लोग जिसे कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पे लगभग 348 द्वीप, छोटे छोटे द्वीप हैं, वहाँ पे भी बरसात हमेशा होता रहता है। वहाँ पे भी बहुत जीव जंतु पाए जाते हैं। वहाँ पे भी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी अधिकायत में पाई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे जैविकी संसाधन होते हैं उसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैविकी संसाधन का इस्तेमाल अगर समुद्रों की बात करें तो समुद्रों में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं, मछलियाँ पाई जाती हैं। आज एक बहुत बड़ा कारोबार हो गया है कि समुद्रों के अंदर जो भी प्रजातियाँ हैं उनका कैसे उपयोग हो सकता है, और इसलिए अब समुद्री प्रजातियों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उनके ऊपर कंटिन्यू, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जो भी देश समुद्र के किनारे हैं, वो बहुत भारी मात्रा में मछली पकड़ने का काम करते हैं। ज़्यादा मछली पकड़ने से उनकी जो उत्पादकता है, यानी उनकी जो संख्या है उसमें कमी आ जाती है। जब संख्या में कमी आ जाती है तो जो बहुत सारी जो ऐसी प्रजातियां हैं जिनका जिनका विकास बहुत धीमी गति से होता है, वो लुप्त होती गई हैं। अगर हम बात करें तो हमारा जो समस्त भोजन है वो जीवों से ही आता है। खाया जाने वाला हमारा अधिकतर जो भोजन है वो गृहकृत पौधों और जानवरों से आता है। समुद्री भोजन का जो स्रोत है आमतौर से स्वच्छंद घूमने वाले जो समुद्री जीव हैं वही हैं। अनेक क्षेत्रों में जल पालन यानी एक्वाकल्चर जिसे कहा जाता है, जलीय प्रजातियों का संवर्धन एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत के रूप में उभरा जा रहा है। इसके अंतर्गत विश्व भर में प्रतिवर्ष एकत्रित किए जाने वाले कुल लगभग 7 करोड़ मीट्रिक टन समुद्री भोजन का 10% भाग इसी जल पालन का है, यानी जिसे हम एक्वाकल्चर कहते हैं, जिसे हम लोग जलीय प्रजातियों का संवर्धन। तो लगभग 7 मीट्रिक टन जो समुद्री भोजन होता है उसका 10% या 10% इसी एक्वाकल्चर से उत्पन्न होता है। जंगली पौधे भी लोगों का एक अतिरिक्त प्रिय भोजन बन गए हैं। हमारी जो घरेलू खाद्य आपूर्ति है उसको जंगली प्रजातियों से लाभ पहुंचता है। कृषि के पादप और प्राणी प्रजनन कार्यक्रमों में अक्सर उनके जंगली सदस्यों के लक्षण ले लिए जाते हैं ताकि उपज बढ़ाई जा सके, रोगों की जो रोधित क्षमता है उसको बढ़ाई जा सके, उनमें वांछित लक्षण लाए जा सके। अनेक पादप प्रजातियों में खाद्य स्रोत की अपार संभावना होती है। वे गृहकृत फसल किस्मों की अपेक्षा स्थानिक दशाओं के लिए ज़्यादा अनुकूल होती हैं। जंगली प्रजातियों से प्राप्त होने वाले उत्पादों में से सर्वाधिक मूल्यवान उत्पाद लकड़ी होता है। वृक्षों को बागवानी के रूप में उगाया जा सकता है। अधिकतर वृक्ष प्रजातियों की वृद्धि दर कम होती है। जो भी बहुत दिन में तैयार होने वाले वृक्ष होते हैं उनकी जो वृद्धि दर है वो बहुत कम होती है। इसलिए हमें अपने 3 अरब घन मीटर वर्ष काष्ठ उपयोग के अधिकतर भाग के लिए प्राकृतिक जंगलों पर ही निर्भर रहना होता है। हमें वनों से मूल्यवान उत्पाद मिलते हैं। जंगली पौधों और प्राणियों से औषधि, पीड़ाहारी दवाइयाँ, मृदुरेचक, एंटीबायोटिक्स, हृदय नियामक, कैंसर रोधी तथा परजीवी नाशी औषधियाँ, रक्तदाब नियामक, प्रतिस्कंदक, एंजाइम और हार्मोन आदि प्राप्त होते हैं। इसलिए अब हमको ये मालूम हो चुका है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, हम कैसे उसका संरक्षण कर सकते हैं, किस तरीके से उनको नुकसान होता है और हमें क्यों रोकना चाहिए। इसलिए इस लेक्चर में हम लोग ये समझने का प्रयास किए कि बायोडाइवर्सिटी महत्वपूर्ण क्यों है और हमें इसके बारे में क्या सोचना चाहिए। एक विषय इसमें और रह गया था, हमारे आवास योग्य पर्यावरण को बनाने
और उसके निर्वाह के लिए प्राकृतिक जो हमारे जैविकी समुदाय होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय भूमिका निभाते हैं। कितनी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मिट्टी का निर्माण हो गया, अपशिष्ट निपटान हो गया, वायु और जल शुद्धिकरण हो गया, पोषकों का चक्रण हो गया, सौर ऊर्जा संग्रहण हो गया और जैव रासायनिक एवं जल विज्ञानीय चक्र हो गया। इन सब के सब अधिकांश रूप से वन्य जीवों, वन्य पौधों, सूक्ष्म प्राणुओं पर निर्भर करते हैं। यानी जो हमारे वन्य जीव हैं, वन्य प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उन पर ही ये निर्भर करते हैं। इसलिए हमको इनको बचाने की आवश्यकता है। वन्य प्रजातियां हमेशा पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखती हैं और हमें उनके लिए कुछ भी खर्च करना नहीं पड़ता, यानी हमको कोई खर्च नहीं करना पड़ता। जो भी हमारे वन्य प्रजातियां हैं वो पारिस्थितिकी प्रक्रिया को हमेशा बनाए रखती हैं। और सब एक आनुवांशिक सूचना पुस्तकालय, जो भी हमारा हमने अभी कहा कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, जो आनुवांशिकता होता है, उसके लिए एक ऐसा होना चाहिए जो कभी भी दोबारा नहीं बनाया जा सकता। यानी जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारी पारिस्थितिकी है, जो हमारे आसपास का जो जंगल है, जो जीव जंतु हैं, उन वो स्वयं में एक बहुत बड़ा जीन पूल है, बहुत बड़ा एक अनुवांशिक सूचना पुस्तकालय है। उसके लिए हमें कोई अलग से कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमें इस मुफ्त में मिले अनुवांशिक सूचना पुस्तकालय को बचाने का प्रयास करना चाहिए। जैविकी संसाधन हमारे अनेक प्रकार से घटते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। पर्यावरण में होने वाले जो प्राकृतिक परिवर्तन हैं, ऐसी प्रजातियों से जो कभी सफल थी आज समाप्त हो गई हैं, अथवा या तो उनकी संख्या अवशेषी समष्टियों के रूप में रह गई है, यानी बिल्कुल लुप्तप्राय हो गई हैं। मानव परितंत्रों को बिगड़ते और नानाविध प्रजातियों को जानबूझ अथवा संयोगवश हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। यानी मानव ही एक बहुत बड़ा खतरा है और मानव को अब इस कोरोना महामारी के बाद समझना होगा कि हम कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं। इस विषय पर तमाम बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो शंकर शरण हो, चाहे वो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हों, चाहे वो हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हों, सब ने अपने लेख में ये लिखा है कि हमारा जो पृथ्वी है वो अगर स्वस्थ नहीं रहेगी तो हम भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसलिए हमको ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे लिए पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता कितना महत्वपूर्ण है।